तो दोस्तों, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम। कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर में। तो आप क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 4 मेरे से पढ़ रहे हैं और हम कार्बन और उसके कंपाउंड अभी हम नॉर्मली देख रहे हैं। और आज हम ये देखेंगे कि नाम पद्धति क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कल हमने इनके समूह देखे थे कि ब्रोमो समूह, हेलो समूह और अल्कोहल की हमने कल स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ OH लगा के, और एल्डिहाइड हमने बनाया था COH बना के बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे चारों एलिमेंट दे रखे हैं ये हमको बेंजीन रिंग में लगाना है। और मैंने बोला था आपको कि बेंजीन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर 2-3 बार बनाने का ट्राई करें। और ये देखेंगे कहाँ से कौन से यौगिक कार्बन के कितने बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कौन डबल बॉन्ड बना रहा है, कौन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और इसके बाद आज हम ये देखने वाले हैं कि जो कार्बन के यौगिक हैं इनकी जो नाम पद्धति होती है ये वो क्या होती है और उनको हम कैसे, उनके नाम कैसे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समजातीय श्रेणी। अब ये समजातीय श्रेणी क्या होता है? तो समजातीय श्रेणी वो होता है जहाँ पे हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसकी इसका नाम का अगर आप संधि विच्छेद करो तो उसी से आप समझ जाओगे। समजाति यानी एक ही जाति की जो यौगिक होंगे उनकी बात हो रही है। ठीक है, के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। जो हमारा बेसिक कार्बन होता है उन मूल नामों पर आधारित होता है जो हमारे समजातीय श्रेणी के यौगिकों के नाम होते हैं। ठीक है, जिसके प्रकार्यात्मक यानी जो उसके प्रकार्यात्मक समूह की जो प्रकृति होगी उसके अनुसार पूर्व लग्न क्या होता है? उपसर्ग। यानी जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई यौगिक है, इसके नाम के आगे से लगाएंगे हम जो हमारा समजातीय श्रेणी का यौगिक होगा उसका नाम। ठीक है, या अनुलग्न। अनुलग्न मतलब पीछे से लगाना है, इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से लगाएंगे। ठीक है, द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है 4.2, इसमें हमने क्या किया था, एल्कोहलों के नाम दिए थे जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि नॉल, नाल 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 सभी में आ रहा है, चारों में आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है हमारा वो क्या है, नाल है। ठीक है, अब नाल क्या होता है? तो ये नाल हमारा ये होता है, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। कल हमने ये देखा था कि अल्कोहल हमारा कैसे बनता है। तो अल्कोहल कब बनता है? OH लगा के बनता है। तो यानी जब हम CH4 यानी ये क्या हो गया, हमारा मीथेन हो गया ना। तो इसके पीछे हम अगर क्या करेंगे, अगर हम इसके पीछे OH लगाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, नाल बन जाएगा, यानी मेथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो मीथेन तो हमारा वैसे ही रहेगा, जो है उसमें एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह पर हम OH लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। और ऐसे ही हम एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के साथ भी करेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना है, वहाँ पे हमने OH लगा देना है। ठीक है, तो हमारा उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम के पीछे जैसे पहले ब्यूटेन था तो उसके नाम के पीछे नॉल नाल लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक विधि भी दे रखी है। यहाँ पे देखिए बेसिकली दो विधियाँ दे रखी हैं कि यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो कार्बन के परमाणु हैं वहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है, कितने कार्बन के परमाणु हैं। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, ये ज्ञात करना है। फिर 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। यानी अगर 3 होगा कार्बन तो प्रोपेन होगा, और अगर 1 होगा तो मेथेन, 2 एथेन। ये हम कल वाली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, वो सीरीज मैंने आपको बताई थी कि करके कार्बन C1 C2 C3 कैसे बढ़ते हैं आगे को। तो बस ये वही बोल रहा है कि हमारा यौगिकों का नाम उस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकार प्र, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इनको क्या करते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब जिसमें कि हम आगे से लगाएंगे। ठीक है, यौगिक के आगे से लगाएंगे। यहाँ पे हमने नाल नाल लगाया था यानी पीछे से लगाया था। ठीक है, और अनुलग्न के साथ अनुलग्न अथवा अनुलग्न, अनुलग्न मतलब पीछे से। ठीक है, के साथ यौगिकों के नाम को दर्शाया जाता है। तो यानी क्या होता है कि या तो वो पूर्व लग्न के साथ दर्शाया जाएगा या अनुलग्न के साथ दर्शाया जाएगा यौगिकों का नाम। ठीक है,
और तीसरा हमको इसने यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि किसी प्रकार्यात्मक समूह का नाम पूर्व लग्न के आधार पर दिया जाना हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में क्या करते हैं, ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। तो यानी हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा समूह होगा, ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह में अगर हमको पूर्व लग्न लगाना है तो हम क्या करेंगे, ई हटाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, जो हमारा समुचित अनुलग्न लगाकर क्या करेंगे, उसको संशोधित करेंगे, यानी उसको उसमें हम चेंज करेंगे, संशोधित। यहाँ पे इसने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है प्रोपेन का। तो प्रोपेन का हमने क्या किया, ई हटाया, हमको क्या करना है, इसके पीछे से लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको अनुलग्न लगाना है, तो अनुलग्न कहाँ लगेगा, पीछे से, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ई हटाया और इसके बाद हमने 1 लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अब 1 क्यों लगाया, तो 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये कीटोन समूह का है और हमने कल ये देखा था कि कीटोन समूह के लिए हमको यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमने अगला पॉइंट देखेंगे वो ये है कि असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम से दिए गए जो अंतिम में अगर एन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, जो हमको नीचे एक सारणी दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ENE या YNE के अकॉर्डिंग प्रतिस्थापित करेंगे। यानी हमको यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हम इसको चेंज किस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, तो ये हम इसको या तो एन लगाएंगे या येन लगाएंगे, ठीक है, इस हिसाब से उसको प्रतिस्थापित करेंगे। और जैसे कि द्विआबंध वाले 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी, यानी अगर हमारा 2 आबंध यानी डबल बॉन्ड होगा तो उसमें जो श्रृंखला होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोपीन कहलाएगी। और अगर त्रिआबंध होगा तो यह श्रृंखला क्या कहलाएगी, प्रोपाइन कहलाएगी। तो ये अगर 2 होगा तो ईन लगेगा और अगर 3 होगा तो येन लगेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से इस वाली श्रृंखला से हमको ये चीज़ पता चलती है, ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। तो चलिए हम सारणी 4.4 देखते हैं कि इनकी नाम पद्धति कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजन, और हैलोजनों के बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें क्लोरो या ब्रोमो लगते हैं, यानी तो इसमें क्या लगेगा, पहले लगेगा क्रोमो, पूर्व लगना, यानी जो हमारा मेन एलिमेंट होगा उसके पहले लगेगा हमारा क्लोरो लगेगा या ब्रोमो लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम क्लोरो लगाते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो एक बॉन्ड बचा था वहाँ पे हमको Cl लगा देना है, ठीक है। तो हमारा ये बन गया C3H7Cl, ठीक है, C3H7Cl बन गया हमारा क्लोरोप्रोपेन। C3H8 हमारा किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का होता है ना। ये आप मेरे साथ देख चुके हो कि जब 3 कार्बन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोपेन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे Cl लगा रखा है, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, क्लोरो प्रोपेन बन गया। और दूसरा हमारा ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो ब्रोमो प्रोपेन में भी कुछ नहीं है, जहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने कल मेरे साथ एल्कोहल वाला समूह देखा था, तो इसमें हम अनुलग्न लगाते हैं। तो अनुलग्न क्या होता है, ये हमारा पीछे से लगेगा एलिमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से प्रोपेन का ही एग्जाम्पल ले रखा है। तो प्रोपेन है हमारे पास, ठीक है, तो प्रोपेन का हमारा फॉर्मूला होता है C3H8 होता है। तो हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो H7 होगा, और इसके बाद हमने पीछे से क्या लगा दिया, OH लगा दिया था, ठीक है। तो जो हमने पीछे से OH लगा रखा है, ठीक है, ये हमने जो पीछे से OH लगा रखा है तो ये क्या है, OL, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अनुलग्न OL से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको बनाने के लिए बेसिकली कोई ज़्यादा रूल नहीं है, तो इसलिए आप इनको ऐसे ही याद करें क्योंकि यही हमारा बेस है, ठीक है। और अगर हमारा एल्डिहाइड होंगे तो इसमें हमारा जो अनुलग्न लगेगा वो Al लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। और कीटोन ग्रुप के साथ तो आप देख चुके हैं कि उसमें क्या लगेगा, अनुलग्न 1 लगेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। और इसके बाद आप नीचे को और भी देख सकते हैं, इसने 7 हमको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। और तो इसने ये वाले एग्जाम्पल हम दोनों लास्ट वाले भी पढ़ चुके हैं कि इनके साथ ईन और येन लगता है तो हमारा प्रोपीन और प्रोपाइन बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, और ये देखते हैं कि जो कार्बन यौगिक हैं उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं,
ठीक है। तो इस भाग में हम क्या करेंगे कि इनकी रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिकों के होते हैं। यानी जो हम अपने आसपास आप एलपीजी देखते होंगे, सीएनजी या बहुत जितनी भी हम ईंधन देखते हैं, मेनली इनमें क्या होता है, कार्बन का कोई ना कोई एलिमेंट होता ही है, या तो कार्बन होगा या उसका कोई हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा दहन होता है, यानी जो हमारा दहन आग होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं दहन क्या होता है। तो कार्बन जो होता है वो अपने सभी अपरूपों में, यानी कार्बन का कोई कार्बन है या उसका कोई अपरूप है, ठीक है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, अगर हम उसको जलाएंगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन में दहन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थित होनी चाहिए उसके साथ। अगर हम उसको जलाएंगे तो वो क्या करेगा, एक तो हमको ऊष्मा देगा और दूसरा हमारा क्या करेगा, हमको प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज करेगा। ठीक है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। यानी जो हमारा जब दहन होगा तब क्या है, अधिकांश जो कार्बन की यौगिक होंगी वो भी क्या करेंगे, प्रचुर मात्रा में ऊष्मा या क्या करेंगे, हमारा प्रकाश को मुक्त करते हैं। ठीक है। अब हम इसको बेसिकली क्या करते हैं कि हम 3 एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होता है आखिर ये। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो CO2 में हम क्या करते हैं, एक कार्बन का एलिमेंट लेते हैं प्लस क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का एलिमेंट लेते हैं। तो ठीक है, हमने कर लिया। अब हमने यहाँ पे कार्बन भी डाल दिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति भी कर दी है। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन हमको 2 दे रखी थी, एक कार्बन होना चाहिए हमारे पास और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए थी। तो हमने दोनों को रिएक्शन करवा दिया, तो हमारा क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ में हमको क्या मिला, ऊष्मा एवं प्रकाश भी साथ में मिला। ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहा था कि एक तो हमको ऊष्मा मिलेगा और दूसरा हमको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा और उसके साथ हमको एक कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। ठीक है, ये भी इसने बोला था। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, CH4 के साथ हमने क्या किया, ऑक्सीजन को जलाया, तो उसमें हमको क्या मिला, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली और दूसरा हमको पानी मिला और फिर ऊष्मा एवं प्रकाश मिला। तो यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट बेसिकली मिले हैं, एक CO2, एक H2O और एक ऊष्मा एवं एक ऊष्मा और प्रकाश मिला। ठीक है। और एक और इसने एग्जाम्पल दे रखा है CH3CH2OH। इसके साथ हमने फिर से ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया, तो हमको एक तो फिर से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और फिर पानी और ऊष्मा। ठीक है, फिर से हमको वही चीज़ मिली है। तो मेनली ये कहना चाहता है कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमको क्या मिलेगा, एक तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपलसरी है कि हमको एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और दूसरा हमको क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। ठीक है। और इस प्रकार का जो हमारा दहन होता है वो मेनली हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये क्या है, पर्यावरण के लिए प्रदूषक भी होते हैं। ठीक है। और चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण वैसे हम ये देखते हैं कि बेसिकली ऑक्सीकरण का जो मेन है कि वो कहाँ से उसका बेस है, ये देखते हैं। कुछ जो हमारे पदार्थ होते हैं, में अगर हम अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है तो इसे क्या, इन पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, अगर हमारे कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी कोई हमारे पास एलिमेंट ए है और इसके पास इतनी क्षमता है कि एलिमेंट बी को हमारा ऑक्सीजन देने की क्या करता है, कैपेबिलिटी रखता है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका हमने पूरा वहाँ पे अध्ययन किया था, और आप उसको प्लेलिस्ट में जाके वो वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है। दहन करने पर हमारे कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जाता है। तो अगर हम दहन करें तो उससे हमको क्या होगा कि कार्बन की जो यौगिक होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण ऑक्सीकरण के साथ क्या होती है, अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें क्या निकलता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। यानी यहाँ पे हमारा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि हमारा जिसमें कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, यानी यहाँ पे जो होगा हमारा अल्कोहल को क्या किया जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाएगा। तो यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है CH3CH2OH का। ठीक, किसका एग्जाम्पल दे रखा है, CH3CH2OH का। इसको हमने क्या किया, क्षारीय KMnO4 के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, प्लस इसके साथ हमने ऊष्मा भी उसमें डाली,
ठीक है। तो हमको क्या मिला, CH3COOH मिला। ठीक है। तो ये हमने एक रिएक्शन करवाई, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारे यहाँ पे मेन एलिमेंट थे उन्होंने क्या किया, दूसरे एलिमेंट को इन्होंने ऑक्सीजन दी। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि जब ऑक्सीजन देने की क्षमता होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा KMnO4। इसका फॉर्मूला होता है किसका, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है। अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो हम यहाँ पे ये डालें KMnO4, ठीक है, या हम यहाँ पे क्या डालें K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है, ये होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो एल्कोहल होगा उसको क्या करेंगे, अम्लों में ऑक्सीकृत कर देंगे। अर्थात ये क्या करते हैं, आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। ठीक है। अतः इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो आप ऑक्सीकारक आप समझ गए होंगे, यही क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि संलग्न अभिक्रिया क्या होती है। तो संकलन अभिक्रिया को हम उसके बेसिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, C2R4 की हमने रिएक्शन करवा रखी है H2 की उपस्थिति में, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में, और निकेल की उपस्थिति में। निकेल क्या है, हमारा एक उत्प्रेरक है। ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा C2H4, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ C2R4H2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H2R4। तो हमको ये मिलेगा। ठीक है। अब ये हमारा, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक वनस्पतिक तेल है। ठीक है। जब हम, जैसे कि इन वनस्पतिक तेलों में हमको क्या मिलता है, वसा मिलता है। ठीक है। तो ये वसा का एक कारक है। अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होता है तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में क्या होते हैं, ये अक्रिय होते हैं। यानी जब हमारे अधिकांश अभिक्रमक आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी क्रिया नहीं करते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। तो यानी जब हमारी सूर्य की रोशनी होगी, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, तीव्र अभिक्रिया करेंगे, और क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, संकलन हो जाता है। ठीक है। यानी क्लोरीन हमारा हाइड्रोकार्बन के साथ मिल जाता है। ठीक है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। तो जो क्लोरीन है वो एक एक करके क्या करेगी, हमारा हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करेगी। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो मतलब इसका बेसिकली आप ये मतलब समझो, इसका आप संधि विच्छेद कर लो। तो प्रतिस्थापन मतलब प्रति प्लस स्थापन, यानी एक का स्थान दूसरा ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे। ठीक है। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। तो हाँ, बेसिकली इसने यही बोला है कि एक प्रकार का जो परमाणु होता है वो क्या करता है, दूसरे परमाणु का स्थान लेता है। तो साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन, जो हमारे उच्च समजातीय एल्केन होते हैं के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। तो ठीक है, जो हमारे उच्च समजातीय एल्केन होते हैं तो इनके साथ बेसिकली हमारा ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। अभिक्रिया करके वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तब वहाँ पे एक का स्थान दूसरा एलिमेंट ले लेगा, फिर हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है। तो एक इसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है CH4 प्लस Cl2 का। तो यहाँ पे इसने CH4 के साथ Cl2 की अभिक्रिया करवाई, तो इसमें इसने सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करार किया। तो हमको क्या मिला, CH3Cl मिला, और HCl हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरीन हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।